हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। लिक्विड सॉल्यूशन के लेक्चर्स को जो है आगे लेके जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने मोल फ्रैक्शन देखा था, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जैसे हमने इस वाले पहले पार्ट में हमने देखा था टोटल प्रेशर बताना है, वाई और वाई भी बताना है व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। जब पहला बबल बनेगा उस वक्त मोल फ्रैक्शन क्या होगा। और यहाँ पे हमने देखा था वाई ए वाई बी एंड व्हेन 0.5 मोल ऑफ ए आर वेपराइज, जब आधा वेपराइज हुआ होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी, कैसे आप ए और बी को अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चन सीरीज को लेके आगे चलते हैं हम। इसमें एक लास्ट वाला फाइनल टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का होगा, दैट व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर विल वेपराइज, जब व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल वेपराइज, जब लास्ट वाला आखिरी वाला ड्रॉप जो है वो वेपराइज होगा। तो इसके लिए जो मैंने आपको यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये थी वो ये थी कि पहले आप रेशो कर लो वाई ए इज टू वाई बी का, पहले आप इनका रेशो कर लो। देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही थी वो था 1 मोल ईच ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड, है ना। मतलब ए और बी को जब मिक्स किया गया तो पहले इनिशियली मोल कितने थे, ए का भी 1 मोल था और बी का भी 1 मोल था। क्लियर। इसी को आगे लेके जाते हैं। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक पॉइंट, व्हेन थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं पी टोटल कितना होगा। फाइंड पी टोटल व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइज्ड, व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइज्ड। ठीक है ना। आपको मैंने बार बार बोला कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप वाई ए इज टू वाई बी का रेशो पता कर लो। वो आपको मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी देगा, या बी का मोल फ्रैक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। ए के मोल्स देगा विद रिस्पेक्ट टू बी और बी के मोल्स देगा विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जैसे लास्ट ड्रॉप पेपर का ये लिक्विड का वेपराइज होगा, लिक्विड के अंदर कितने, इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट थे, ए और बी था। लास्ट ड्रॉप वेपराइज होगा उस वक्त जो वाई ए होगा, वाई ए रहेगा 1/2 एंड वाई बी भी रहेगा 1/2, है ना। बिकॉज सोल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट्स है, ए और बी है, तो लास्ट ड्रॉप वेपराइज होगा तो इसका आधा मोल वेपराइज। व्हाट इज वाई ए? वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फॉर्म एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फॉर्म। तो इनका आधा आधा बना होगा उस वक्त। सो वाई ए इज टू वाई बी अगर हम करेंगे, वाई ए बाई वाई बी अगर किया जाए, वाई ए किसके बराबर, एज पर डाल्टन्स लॉ, तो पी ए नॉट एक्स सी, ठीक है ना, पी ए नॉट इंटू एक्स सी। और यहाँ वाई बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पी ए नॉट का वैल्यू कितना है। देखिए वाई बाई वाई बी का रेशो अगर आप चेक करेंगे, वाई 1/2 दैट इज 1, तो 1 किसके बराबर, यहाँ पी ए नॉट 75 था और पी बी नॉट 25 मल्टीपल बाय एक्स ए डिवाइड बाय एक्स बी। क्लियर। तो यहाँ बचेगा 3, तो एक्स ए इज टू एक्स बी, एक्स ए बाई एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1/3। इससे आप पता ये भी कर सकते हैं कि जो एक्स ए होगा, अलग से अगर आप मोल फ्रैक्शन चेक करेंगे इसका एक्स ए दैट विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स है, ए का मोल फ्रैक्शन 1 और बी का यहाँ इनका रेशियो जो आया 1/3 है, तो एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 + 3 दैट इज मोल्स ऑफ 1 डिवाइड बाई टोटल मोल्स दैट इज 1 + 3 दैट इज 4। और सिमिलरली जो एक्स बी का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3/4। क्लियर। अब हमको करना क्या है, पी टोटल, टोटल प्रेशर जो है फाइंड आउट करना है। क्यों ऐसा क्वेश्चन हमने यहां दिया, इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक आप समझ जाएंगे इक्विलिब्रियम में। जैसे आप अभी इसके बाद प्योर सॉल्वेंट के केस में हम वेपराइजेशन या सॉल्यूशन वाले केस में वेपराइजेशन की बात करेंगे। मतलब अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट को वेपराइज कर रहे हो या सॉल्यूशन को वेपराइज कर रहे हो, उनमें क्या डिफरेंस होगा वेपराइजेशन का, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे ऐड किया है इसका। चलिए, तो पी टोटल किसके बराबर होगा, पी टोटल बराबर होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा पी ए नॉट दैट इज 75 इंटू 1/4 प्लस पी बी नॉट एक्स बी दैट इज 3/4 इंटू पी बी नॉट कितना है, पी बी नॉट है 25। देखिए 25 इंटू 3 दैट 75 को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 1/4 इंटू 75 प्लस 75, ठीक है ना। तो आंसर हमारा आएगा पी टोटल विल बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। 150 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20 दैट इज 37.5 mmHg। ये आपका आ रहा है प्रेशर, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का जब लास्ट ड्रॉप
ऑफ लिक्विड जब वेपराइज होगा, व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल वेपराइज, उस वक्त जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी 37.5। अब यहां से देखिए क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आपके पास पी टोटल आ गया 37.5। इसी क्वेश्चन पे अगर मैं ये केसेस, देखिए पहली बात इसको हम इसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए यहां पे आपका आया पी टोटल दैट इज 37.5, ठीक है ना। पहले इससे पहले एक बात, एज सोल्यूशन वेपराइज, जब सोल्यूशन वेपराइज होगा तो कंपोजिशन ऑफ रिमेनिंग सोल्यूशन चेंजेस। जैसे मेरे पास सोल्यूशन अगर वेपराइज होगा तो पी टी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना, पी बी नॉट एक्स बी। यहां से आपको यह पता चलेगा कि अगर टोटल इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, तो दो कंपोनेंट्स में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है। वो वाला कंपोनेंट वोलेटाइल होगा। वोलैलिटी जो है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, दैट इज बोथ। वो इसके जो प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर है उस पर भी डिपेंड करेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज उस पर भी डिपेंड करेगा। दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अब यहां से इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पी ए नॉट ज्यादा है, पी ए नॉट इज 75 और पी बी नॉट जो दिया है दैट इज 25, ठीक है ना। तो यहां पे जो नोट पॉइंट हमने लिखा है, एज सोल्यूशन वेपराइज कंपोजिशन ऑफ रिमेनिंग सोल्यूशन चेंजेस। जैसे जैसे सोल्यूशन वेपराइज होगा, जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो, उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल सब्सटेंस डिक्रीजेस। जरूरी बात है, अगर यहां से पी ए नॉट इसका ज्यादा है तो जरूरी बात है कि इसमें भी वोलैलिटी का अच्छा खासा रोल होगा। क्यों रोल होगा? बिकॉज ये 75 फैक्टर है, दिस इज 75 और पी बी नॉट 25 है। इससे फर्क कैसे पड़ेगा समझते हैं। फर्क पड़ेगा इससे कि जैसे जैसे एज वेपराइजेशन इंक्रीजेस, एज सोल्यूशन एज वेपराइजेशन ऑकर्स, जैसे जैसे वेपराइजेशन होगी तो मोल्स ऑफ बी जो है, मोल्स ऑफ ए जो है दैट इज एक्स ए विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। बिकॉज ये वाला कंपोनेंट ऐसा है, ये एक कंपोनेंट ऐसा है जो ज्यादा वेपराइज है, जिसका पी ए नॉट जो है वो ज्यादा है। हाँ, मोल्स तो इसके कम है बट पी ए नॉट इसका ज्यादा है। तो जैसे जैसे सोल्यूशन वेपराइज होगा, एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फेज में वो कम होता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये पूरा का पूरा फैक्टर पी ए नॉट एक्स ए ये भी कम होगा। साथ साथ में यहाँ एक्स बी का अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, एक्स बी का बढ़ेगा, उसकी वजह से पी बी नॉट एक्स बी जो है वो भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली हुआ क्या? ये पी ए नॉट एक्स ए वाला फैक्टर कम हुआ, पी बी नॉट एक्स बी वाला फैक्टर बढ़ गया। अब पी टोटल के साथ क्या होगा? जरूरी बात है कि पी टोटल जो है वो तो कम होगा, पी टोटल विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज आप देख पा रहे हैं यहाँ कि जो पी ए नॉट है इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ये 75 फैक्टर वाला है, इसका पी ए नॉट जो है 75, ये इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, दैट इज पी बी का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा, लेकिन पी ए नॉट का वेपर प्रेशर, पी ए का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। अल्टीमेटली टोटल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। बिकॉज जो भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है ए और बी कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, पी टोटल लाइज वो कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करता है। ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी ए नॉट 75, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 25। तो पी टोटल कितना आया? हमारा पी टोटल हमारा आ रहा था अभी क्वेश्चन में 37.5। तो ये 37.5 जो है ये 25 से ज्यादा और 75 से कम, मतलब टोटल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के जो दोनों कंपोनेंट्स है उनके बीच का वेपर प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। अब वो पता किससे चल रहा है? यहां से, क्योंकि जैसे जैसे सोल्यूशन वेपराइज होगा, जो मोर वोलेटाइल सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में कम होगा, बिकॉज उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म में बढ़ेगा। मैं यहां ये बोल सकता हूं कि अगर एक्स से कम हुआ तो अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा कि वाई बढ़ गया होगा। रीजन ये है कि ये मोर वोलेटाइल है, वो आइडिया हमें मिल रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है वो ज्यादा है, उसकी वजह से ये एक्स ए दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज कम होने लगेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस फेज ए दिस कंपोनेंट वेपर फेज में बढ़ने लगेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब एक्स ए कम होगा, लिक्विड फॉर्म में इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, और अल्टीमेटली मैं ये बता पाऊंगा कि ये जो वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। और सिमिलरली बी के लिए मैं ये यूज करूंगा कि बी एक्स बी बढ़ेगा, एक्स बी बढ़ेगा अल्टीमेटली, तो पी बी नॉट एक्स बी बढ़ेगा, बट इसके बढ़ने की जो रेट होगी वो इसके घटने की रेट से कम होगा।
मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन जो होता है, देखिए प्रैक्टिकली हमें ये पता चला, जो हमने कैलकुलेशंस की है उससे हमें ये पता चला कि टोटल सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन है दैट इज 37, टोटल सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो 37.5 है। मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब जो टोटल सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पहले और ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है ना? तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका जो XA होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वेरी कंपोनेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है लिक्विड फेज में वो गिरने लगता है। उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा पी टोटल जो है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे कुछ समझते हैं इन बातों को, जो रियलिटी में है इन बातों को यहाँ पे समझते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट देखिए एक टर्म है, इट इज अ टर्म। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ टेम्परेचर एट विच, हम यहां लिख सकते हैं टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर या वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, है ना? एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अंदर का प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के बराबर होगा तो उस वक्त बॉइलिंग होगी। या मैं यहां ये बोल सकता हूं कि इट इज अ पॉइंट एट विच liquid and vapor phase are in equilibrium, जहां पे लिक्विड और वेपर फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है ना? और तीसरी बात यह है कि ओपन कंटेनर्स यानी कि ओपन बीकर्स के लिए दिस इज ओनली बॉइलिंग पॉइंट, जो टर्म है ना बॉइलिंग पॉइंट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड वेसल्स, है ना? तो ओपन वेसल कैन नॉट हैव बॉइलिंग पॉइंट, ओपन वेसल का कभी भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। रीजन तो आप जानते हैं ना, रीजन क्या हो सकता है वो आप खुद देख लीजिए, बिकॉज ये एक बेसिक सी टर्म है। ओपन होगा तो कभी भी हम यहाँ पे ये पता नहीं कर सकते कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में क्या वेरिएशन आ रहा है। ठीक है ना? अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर के बराबर होगा तब जाके, यानी कि एक बीकर क्लोज होगा तब जाके हम बता सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, वैलिडिटी इसकी तब है जब ये बॉइलिंग पॉइंट की जो वैलिडिटी है वो तब है जब बीकर क्लोज होगा। ठीक है ना? ओके, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो हमने पिछले यहाँ क्वेश्चन किया था, इसको समझते हैं इस पॉइंट से। डिफरेंस इन वेपराइजेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास एक प्योर लिक्विड है जैसे प्योर वाटर है आपके पास, और सॉल्यूशन है, इनका जो वेपराइजेशन होगा उनमें क्या क्या फर्क होगा। देखिए पहली बात, विद चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब आप बाहर का प्रेशर चेंज कर रहे हो, उससे आपको देखना है कि वेपराइजेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहली बात, हम पहला अप्लाई करने वाले हैं फॉर प्योर लिक्विड्स। पहले हम बात करेंगे प्योर लिक्विड्स के बारे में, उसके बाद सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए समझते हैं इस अच्छे से कंसेप्ट को। यहां पे आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर प्योर लिक्विड रखा हुआ है, समझ लीजिए। यहां पे ये वेपराइज हुआ है, यहां पे ये लिक्विड, प्योर लिक्विड वेपराइज हुआ है। जैसे ही वेपराइज होगा, समझते हैं बात को। मैंने ऊपर लगा दिया है पिस्टन, ये पिस्टन है, वेपराइजेशन करनी है, मैंने पिस्टन लगा दिया। समझ लीजिए आप, अंदर का प्रेशर, अगर मैंने बताया कि पी एक्सटर्नल जो अभी टोटल प्रेशर आया 37.5। इसका मतलब यह है कि वेपर प्रेशर अंदर का, अगर मैं इसी के रेस्पेक्ट में बात करूं 37.5 है, और जो बाहर का पी एक्सटर्नल है वो भी 37.5। बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल दैट 37.5, अंदर का वेपर प्रेशर 37.5, अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, तो इसमें बॉइलिंग हुई होगी। अगर वाटर ले रहे हैं तो बॉइलिंग होगा 373 केल्विन पे। परफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं प्रेशर कम करूं, अगर मैं सपोज मैंने क्या कर दिया, प्रेशर कम करने का मतलब है कि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये पिस्टन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मतलब ये है कि अगर मैं पी एक्सटर्नल इस पी एक्सटर्नल को कम कर रहा हूं, मैं 37.5 से, मतलब मैंने पिस्टन को ऊपर लेके गए हम, पिस्टन जैसे मैंने ऊपर लेके गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ, अंदर का प्रेशर 37.5, बाहर का प्रेशर 37.5 से कम,
तो अब अंदर का प्रेशर भी कम होने लगेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। तब तक जब तक मैं कंटिन्यूअसली ये बाहर का प्रेशर कम कर रहा हूं, अंदर का प्रेशर तब तक कम होता जाएगा। बाकी सॉल्यूशन के लिए ध्यान से सुनिए आप, अंदर का प्रेशर 37.5, बाहर का प्रेशर 37.5, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अब मैंने बाहर का प्रेशर 37.5 से कम कर दिया, अब ये अंदर का प्रेशर भी 37.5 से कम होने लगेगा। जितना जितना आप कम कर रहे हो अंदर का प्रेशर भी उतना कम होता जाएगा, पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा। तो ये एक टाइम आएगा जब व्हेन ऑल द लिक्विड विल वेपराइज, ऑल द लिक्विड विल वेपराइज, सारा का सारा लिक्विड वेपराइज होगा। जब तक ये कब तक होगा, जब तक अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर के प्रेशर से। मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब तक मैं प्रेशर कम करता जाऊंगा बाहर से, अंदर का प्रेशर भी कम होने लगेगा। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा वेपराइज हो जाएगा। दूसरी बात, अब मैं बाहर का प्रेशर बढ़ा रहा हूं, मैंने पिस्टन के ऊपर कोई फोर्स रख दिया, मतलब ऐसे मैं पिस्टन को ऐसे नीचे दबा रहा हूं, तो ये पी एक्सटर्नल जो है, जब तक मैं 37.5 से क्या कर रहा हूं, 37.5 से बढ़ा रहा हूं, टोटल प्रेशर है 37.5, मैं बाहर से 37.5 बढ़ा रहा हूं, तो ये पिस्टन नीचे नीचे जाएगा। जब तक मैं बाहर का प्रेशर डोमिनेट करता जाऊंगा, एक टाइम आएगा कि ये पिस्टन इस लिक्विड की सरफेस को इस ना पहले तो ये लिक्विड की सरफेस को टच करेगा, उसके बाद नीचे नीचे लेके जाएगा, और एक टाइम आएगा जब सारा का सारा वेपराइज, मतलब ना यहाँ पे सारे के सारे वेपर जो है वो कंडेंस होके चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ जो आपके पास, जब तक ये पी एक्सटर्नल 37.5 से कम है, तो ओनली वेपर्स आपके पास जो सॉल्यूशन के अंदर, इस बीकर के अंदर रहेगा, सॉल्यूशन नहीं बोल सकता मैं बिकॉज प्योर सॉल्वेंट है, तो सिर्फ आपके पास वेपर्स होंगे। लेकिन जब तक आप पी एक्सटर्नल अंदर से बढ़ा रहे हो, बाहर से बढ़ा रहे हो, पी एक्सटर्नल अंदर से प्रेशर 37.5 से कम, बाहर से 37.5 से ज्यादा, अब अंदर का प्रेशर इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये सिस्टम इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा, अंदर से प्रेशर बढ़ने लगेगा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करके, जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगा, एक टाइम आएगा ये पिस्टन इस लिक्विड की सरफेस को टच करेगा, ठीक है ना। उस वक्त मतलब ये है कि जब बाहर का प्रेशर 37.5 से ज्यादा होगा, उस वक्त आपके पास जो बीकर के अंदर होगा, ओनली लिक्विड विल बी प्रेजेंट, ओनली लिक्विड विल बी प्रेजेंट। मतलब बाहर से प्रेशर, बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा है अंदर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तब जाके सॉल्यूशन के इस बीकर के अंदर खाली लिक्विड होगा, और अगर बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में कम है, तब जाके इस बीकर के अंदर सिर्फ रहेगा वेपर्स। बात फाइनली कहने की बात यह है कि अगर मेरे पास एक रेफरेंस वैल्यू है, वेपर प्रेशर का रेफरेंस वैल्यू है 37.5, तो अगर पी एक्सटर्नल 37.5 से ज्यादा, तो उसमें खाली होगा ओनली गैसेस। और अगर पी एक्सटर्नल 37.5 से कम, तो सिर्फ होगा ओनली लिक्विड। दो फेजेस पॉसिबल है, किसके लिए, दो फेजेस पॉसिबल है खाली, ये जो प्योर सॉल्वेंट है उसके लिए, दो केसेस। लेकिन अगर यही बात हम करेंगे किसके लिए, अगर यही बात हम कर रहे हैं फॉर सॉल्यूशन, दूसरा केस फॉर सॉल्यूशन का तो कुछ मामला जो है वो अलग है, समझते हैं इस मामले को। यहां देखिए यहां पे दो कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स का मान लीजिए दो कंपोनेंट्स लिए हमने अलग अलग, ए और बी, उनका जो पी ए नॉट अलग है, एक्स ए एक्स बी अलग अलग है, इसका मतलब जो इनका पी भी होगा, वेपर प्रेशर जो भी होगा वो भी अलग अलग होगा। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ए लिया और यहाँ कंपोनेंट बी। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं कि अंदर का प्रेशर, फॉर एग्जांपल अंदर का प्रेशर है 50, लेट P इक्वल टू 50, ये अंदर का प्रेशर है 50। अब अंदर का प्रेशर कितना है, 50 है, मैं यहां लिख रहा हूं, इस वाले वेपर्स बने होंगे, कुछ वेपर्स बने होंगे, तो यहां पे अंदर क्या है, P इनसाइड, अंदर का प्रेशर 50, बाहर का प्रेशर 50, अंदर का प्रेशर 50 और बाहर का प्रेशर 50 है। अब क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम आया होगा, उस वक्त इक्विलिब्रियम होगा किस किस के बीच में, ये जो लिक्विड फेज है, लिक्विड और इस वेपर फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम हुआ होगा, क्लियर। दूसरी बात, अब मैं बाहर से प्रेशर थोड़ा सा कम कर रहा हूं, मैंने बाहर से सपोज मैंने क्या कर दिया, मैंने पी एक्सटर्नल मैंने कर दिया 49, 50 से मैंने कर दिया 49। अब क्या होगा, अब ये पिस्टन देखिए, बाहर से मैंने प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया, अब अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे अंदर से वेपर प्रेशर जो है कम होने लगेगा, बिकॉज बाहर से आप वेपर प्रेशर कम कर रहे हो,
तो इस इक्विलिब्रियम को वापस से अटेन करने के लिए अंदर का प्रेशर भी कम होने लगेगा। बाहर से प्रेशर 50, अंदर से प्रेशर बाहर से प्रेशर 50 था, अंदर से प्रेशर 50, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में। बाहर से आपने 1 atm कम कर दिया, 1 mm ऑफ Hg कम कर दिया, तो अंदर से प्रेशर ज्यादा, बाहर से प्रेशर कम, तो अंदर का प्रेशर अब गिरने लगेगा। जैसे जैसे अंदर का प्रेशर गिरने लगेगा, वेपर प्रेशर जब गिरने लगेगा तो ये आने लगेगा, देखिए पहले तो वेपर प्रेशर आने लगेगा 49 पॉइंट, मतलब ये होगा समथिंग लाइक 49.9, उसके बाद आगे जाएगा 49.8, फिर आगे जाएगा 49.7, ऐसे ऐसे कर करके ये चला जाएगा 49 तक, फिर से आएगा इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम आया तो मेरे भाई बात ये है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पे तो वेपराइजेशन हुई होगी ज्यादा, बट ये नहीं कह सकते कि 100% वेपराइजेशन हुई होगी। फिर से बात को समझिए, यहां पे मैं वापस आ रहा हूं एक पॉइंट के लिए। यहां देखिए आप, मैंने आपको कहा था कि जब तक बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम है तब तक ये सारा का सारा लिक्विड वेपराइज हुआ होगा, या बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा तब तक ये सारा का सारा वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में चला गया होगा। लेकिन सॉल्यूशन वाले केस में कुछ अलग मामला होगा। देखिए, क्योंकि बाहर से प्रेशर P एक्सटर्नल 50 था, मैंने 50 से कर दिया 49, अब अंदर से प्रेशर 50 से 49 होने लगेगा। पहले ये 50 से जाएगा 49.9, फिर 49.8, 49.7, ऐसे ही कर करके आगे चला जाएगा 49। जैसे 49 आया उस वक्त फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम में, फिर से पिस्टन रुकेगा। जैसे पिस्टन रुका उस वक्त वेपराइजेशन तो बढ़ गई होगी, बट 100% वेपराइजेशन नहीं हुई होगी कुछ, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स है, दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग वेपर प्रेशर है, तो सेम वेपर प्रेशर पे ये लाइक वी कैन नॉट से कि सेम वेपर प्रेशर पे फिर से बॉइलिंग स्टार्ट होगी, बिकॉज ये तो अलग अलग कंपोनेंट्स है, इनका PA0 PB0 अलग अलग है, X से X भी अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा वो अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि 50 से, समझते हैं इस बात को, 50 से 49.9 से 49.8 आगे जाके 49 तक वेपराइजेशन तो बढ़ेगी मेरे भाई, वेपराइजेशन बढ़ेगी, बट 100% वेपराइजेशन नहीं होगी, 100% वेपराइजेशन नहीं होगी, 100% वेपराइजेशन नहीं होगी। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने प्रेशर 49 से फिर से कर दिया 48, अब सिस्टम फिर से आपने डिस्टर्ब कर दिया, पिस्टन फिर से अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, बाहर का प्रेशर आपने कम कर दिया, सिस्टम अंदर का प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा। ये अब 49 से 48.9, 48.8, 48.7, 48.6 ऐसे करके आगे चला जाएगा और ये पहुंच जाएगा कहां तक, 48 तक। फिर से इक्विलिब्रियम में अचीव होगा, 49 से जाएगा 48.9, फिर जाएगा 48.8, फिर जाएगा 48.7, ऐसे करके ये चला जाएगा 48 तक। मतलब आप बाहर से प्रेशर क्या कर रहे हो, बाहर से प्रेशर आप कम कर रहे हो, अंदर का प्रेशर कम होने लगता है, ये तब तक जाता है, अंदर का प्रेशर तब तक कम होता है वॉल्यूम बढ़ा के, जब तक फिर से सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। वन सिस्टम अटेन हो गया, पिस्टन फिर से रुक गया। मगर उस वक्त तक वेपराइजेशन तो बड़ी होगी, उस वक्त भी 100% नॉट 100% वेपराइजेशन, उस वक्त भी 100% वेपराइजेशन नहीं होगी। हाँ, होगा क्या फिर, होगा क्या, होगा ये कि इस बीकर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो वेपर फॉर्म भी होगा और लिक्विड फॉर्म, वेपर फॉर्म भी होगा और लिक्विड फॉर्म भी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। उस वक्त YA और YB भी बढ़ने लगेगा। आप समझ रहे ना, X से X भी कम होगा तो YA YB बढ़ने लगेगा, बिकॉज लिक्विड फेज में जो इनका मोल फ्रैक्शन है वो कम होने लगेगा, तो गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये है, अब आपने बाहर से प्रेशर कर दिया मेरे भाई 37.5, जिसका मैं यहां जिक्र कर रहा था, ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, इसका जो टोटल वेपर प्रेशर हमारा आया था 37.5। अब मैंने बाहर से बिल्कुल, मतलब अलाउड जो हमारा प्रेशर है, हमने 37.5 कर दिया। अब 37.5 पे क्या होगा, मतलब टोटल प्रेशर तो इतना ही है मेरे भाई, मतलब ये है कि अंदर से आप प्रेशर कम करोगे, बाहर से आपने 50 से डायरेक्टली कर दिया 37.5 या 48 से कर दिया 37.5, अब अंदर से प्रेशर और कम होने लगेगा, अंदर से जैसे जैसे प्रेशर कम होने लगेगा, प्रेशर होगा 48 से 47 से 46 से आगे आगे जाके ये 37.5 तक पहुंच जाएगा। जैसे प्रेशर 37.5 तक पहुंच गया, यही टोटल प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि अंदर सारा का सारा लिक्विड जो है, अंदर का सारा लिक्विड जो है वो वेपराइज हुआ होगा। इसका मतलब मतलब मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 37.5, इसमें हुई होगी 100% वेपराइजेशन। मेरे भाई बात को समझ लो। हाँ, इसको आप आगे भी लेके जा सकते हैं, जब ये 100% वेपर सारा का सारा
उस वक्त तो क्योंकि बाहर का प्रेशर, टोटल प्रेशर अलाउड कितना है 37.5, जब बाहर से 37.5, अंदर का प्रेशर था मान लीजिए 48 था, 50 से हमने 49 से हमने 48 कर दिया था। अब जब बाहर से 37.5, अंदर का प्रेशर भी एक टाइम आएगा जब अंदर का प्रेशर भी होगा 37.5, उस प्रेशर के वैल्यू पे हमारा सारा का सारा ये जो लिक्विड है वो वेपराइज हुआ होगा। उस वक्त सॉल्यूशन के अंदर कोई भी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन अवेलेबल नहीं होगा, सारा का सारा वेपराइज हुआ होगा। अब होगा क्या समझते हैं, मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इस P एक्सटर्नल इक्वल टू 37.5 पे क्या होगा, इस 37.5 पे क्या होगा, 37.5 प्रेशर पे होगा सारा का सारा वेपराइज। अब अगर आप ऐसा करोगे, क्या आप फर्दर प्रेशर कम कर रहे हो, मान लीजिए आपने 37.5 से भी कम कर दिया प्रेशर, अब वेपर्स जो है एक्सपैंड होने लगेंगे, अब वेपर्स फर्दर एक्सपैंड होने लगेंगे। अब तक तो वो प्रेशर बढ़ा रहे थे, अब एक्सपेंशन होना स्टार्ट होगा। पहले तो 37.5 तक जो लिक्विड है वो वेपराइज हो रहा था, अब आपने अगर बाहर से प्रेशर 37.5 से भी कम कर दिया, यानी कि 36 कर दिया, 35 कर दिया, 34, 33, 30 कर दिया, तो अब जो वेपर्स है, पहले तो लिक्विड पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वेपराइज में, अब वेपर्स एक्सपैंड होने लगेंगे, अब ये पिस्टन को और ऊपर लेके जाएंगे, इसका मतलब एक्सपेंशन होगा। बात ये है कि अब अगर मैं रिवर्स करना चाहूं, अगर मैं रिवर्स करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का मतलब क्या है, मैं इसको लेके गया था, देखिए मैं इसको लेके गया था 49, उसके बाद लेके गया था 48, उसके बाद में डायरेक्टली इसको लेके गया 37.5, फिर से लेके गया मान लीजिए 36, 35 तक। अब अगर मैं वापस से प्रोसेस करूं मेरे भाई 37 तक, मैंने 36 से लेके, हाँ मैंने 36 से लेके इसको मैं आ गया 37.5 तक, जैसे प्रेशर बाहर का प्रेशर, बट ये हो रहा है काम किसका, जैसे मैंने P एक्सटर्नल को 37.5 तक वापस लेके आ गया, उस वक्त इसमें हुआ होगा 100% वेपराइजेशन, क्लियर है। अब जैसे ही मैं P एक्सटर्नल 37.5 से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, फिर से सुनिए आप, जैसे मैं 37.5 से थोड़ा बढ़ा रहा हूं, वो मैं क्यों ना मतलब इतना 37.6 ही क्यों ना कर दूं, उस वक्त पहला ड्रॉप लिक्विड का बनेगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज जब आप बाहर का प्रेशर कम कर रहे थे, लिक्विड सारा का सारा एक्सपैंड होकर ऊपर जा रहा था, वेपराइज हो रहा था, 37.5 पे तो पूरा वेपराइजेशन होगा। जब आप 37.5 से भी आगे लेके जा रहे थे, उसको कम कर रहे थे, ये फिर से एक्सपेंशन हो रहा था, अब आप वापस लेके इसको कंप्रेस करोगे, जैसे आप 36, 35, 34 से वापस इसको लेके आओगे किधर तक, बाहर से आप प्रेशर और बढ़ाओगे, वापस बढ़ाओगे, इसको लेके आ रहे हो आप 37.5 तक, तो ये कंप्रेस होगा, 37.5 mm तक तो ये कंप्रेस होगा। लेकिन जैसे आप 37.5 से हल्का सा बढ़ा रहे हो प्रेशर, तो पहला ड्रॉप यहां गिरने, ये ना बनने, सॉरी यहां ना पिस्टन के नजदीक पहला ड्रॉप बनने लगेगा, क्योंकि यही तो है ना, कॉन्टैक्ट तो पहले पिस्टन के साथ है, जैसे जैसे बाहर से प्रेशर बढ़ा, पिस्टन नीचे नीचे आने लगेगा, जैसे ये इस वेपर को कंटिन्यू पूरा का पूरा वेपराइज, मतलब जितना कंडेंस होना था, उतना पॉसिबल कंडेंस होना था, उतना कंडेंस हो गया है। जैसे ही आप 37.5 से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहे हो, मान लीजिए आपने 38 कर दिया, तो पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा। द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ड्यू पॉइंट। अब ये इस रिएक्शन के ये जो हमने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कल वाले लेक्चर से लेके आज वाले लेक्चर तक जो हमने डिस्कस किया, ये जो ड्यू पॉइंट आएगा कहां, पहले हमको देखना पड़ेगा कि 100% वेपराइजेशन कब पॉसिबल है। अरे मेरी भाई बात को समझो, यहां पे मैंने P टोटल देखा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था P टोटल फाइंड आउट करने के लिए, व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइज, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज हो गया। अब जब पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज हो गया, उस वक्त हमको टोटल प्रेशर का वैल्यू पता चला, वो कितना है 37.5, तो 37.5 प्रेशर पे सारा का सारा लिक्विड वेपराइज हुआ होगा, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी वेपराइज, हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। जैसे इस 37.5 पे सारा का सारा लिक्विड वेपराइज होगा, अब आप जैसे ही 37.5 से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, उस पॉइंट पे पहला ड्रॉप वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आपसे एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बताइए 100% वेपराइजेशन पे, या आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताइए लिक्विड पूरा का पूरा वेपराइज कब होगा, उस वक्त आप P टोटल फाइंड आउट कीजिए। आप जैसे ही P टोटल आप फाइंड आउट करेंगे, उस वक्त आपको P टोटल मान लीजिए X मिला, तो X से थोड़ा सा हायर प्रेशर पे पहला ड्रॉप लिक्विड का बनेगा, और वो बनेगा क्लोज टू व्हाट, पिस्टन के नजदीक बनेगा पहला ड्रॉप। इसका मतलब अब आप क्या करोगे,
अब आप क्या करोगे, अब आप वही प्रोसेस करोगे, उसका तो कोई फन नहीं है। आप 37.6 से लेके आओगे 48, वापस से बड़ा 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 क्या आओगे, आप लेके आओगे 49, 49 से लेके आओगे 50, 50 तो 50 प्रेशर पे तो कंडीशन वही होगी जाए जो कंटेनर के अंदर पहली कंडीशन थी। बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब ड्यू पॉइंट आता है जो 100% वेपराइजेशन पे टोटल प्रेशर होगा उससे थोड़ा सा बड़े प्रेशर पे, आप समझ रहे हो? और ड्यू पॉइंट इज द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल वेपराइज। इसका मतलब मैं यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखूं, ड्यू पॉइंट, इसका मतलब इट इज द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल फॉर्म। अब इस पूरे इतनी इन क्लासेस में जो भी हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर के बारे में, उस वेपर प्रेशर को हम अप्लाई कहां कर रहे हैं, यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप समझ रहे हैं ना? मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे, ओवरऑल तो हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की, उसमें जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, है ना? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। देखिए पहली बात तो ये, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको सुनना, आपके लिए सुनना जरूरी है। वो ये है, बातें ये है कि देखिए जनरली अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे, जनरली सॉलिड्स आर नॉन वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं जैसे नेपथलीन बॉल्स है, बट जनरल केस करेंगे उनका जो वेपर प्रेशर है बहुत कम होता है। तो जनरली सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, उनका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। और ऐसे ही जैसे हम एक सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट ऐड करते हैं, मान लीजिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था x, वेपर प्रेशर था मान लीजिए P नॉट था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, अभी तक हम देख रहे थे कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो पहले और दूसरे के बीच में आता है कहीं पे, मतलब नेट जैसे आप सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लीजिए P है, तो जैसे ये सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम ही होगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं सॉलिड्स जो होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है, इनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। और जैसे ही व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू अ सॉल्वेंट जिसका कोई वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि जो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होने लगेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है ना? सॉलिड्स नॉर्मली नॉन वोलेटाइल होते हैं, उनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूंगा, बट जैसे जैसे आपने सॉलिड इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, तो उस वक्त क्या होगा, जैसे हम सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं जो सॉल्यूशन बना, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये जो सॉल्वेंट होगा सॉलिड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात किसकी करेंगे, बात हम करेंगे जो सॉलिड्स होंगे, सॉलिड्स आर नॉन वोलेटाइल, सॉलिड्स होंगे नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना? और जो सॉल्वेंट्स होते हैं सॉलिड्स होंगे नॉन वोलेटाइल, और जो लिक्विड्स होंगे मतलब जो सॉल्वेंट होगा नॉन वोलेटाइल, सॉलिड्स यहां मैं लिख रहा हूं सोल्यूट, बिकॉज़ सोल्यूट सॉलिड ही है, तो जो सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल, ठीक है ना? तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जैसे जैसे हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉलिड ऐड कर रहे हैं, किसमें, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनका वेपर प्रेशर कम होने लगता है, उनका वेपर प्रेशर कम होने लगता है। बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि सोल्यूट के ऐड करने पे डिपेंड करती है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सोल्यूट के ऐड करने पे डिपेंड नहीं करती। मतलब सम प्रॉपर्टीज लाइक अगर मैंने यहां पे दो बीकर लिए मैंने, और यहां पे मैंने वाटर रख दिया, यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल रख दिया वाटर, ये मैंने रख दिया सॉल्वेंट, ये मैंने रख दिया सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में मैंने 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, इस सॉल्वेंट में मैंने 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया। ग्लूकोज तो जानते हैं ना नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट है, 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, और इस सॉल्वेंट में मैंने 1 मोल यूरिया ऐड कर दिया, 1 मोल यूरिया ऐड कर दिया। अब ये बन गया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में मैंने सोल्यूट को ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। इसमें मैंने 1 मोल ग्लूकोज का ऐड कर दिया, इसमें मैंने 1 मोल यूरिया ऐड कर दिया। कुछ प्रॉपर्टीज हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस ओनली डिपेंड अपॉन हाउ मच अमाउंट यू पुट इन द सॉल्यूशन सॉल्वेंट। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो चेंज हुई होंगी जरूरी, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो चेंज होती है, लाइक वेपर प्रेशर वगैरह चेंज होता है, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने
कितने मोल्स ऐड कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स यू एडेड इन द सॉल्वेंट, नॉट ऑन द नेचर, नॉट ऑन द टाइप। आप समझ रहे हैं कि आप किस टाइप की मोल्स ऐड कर रहे हैं उन पे डिपेंड नहीं करता। कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज, यहां पे लिखा है सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने जो सॉल्यूट के मोल्स लिए वो बहुत ही कम, बहुत ही कम, इतना कम कि आप सॉल्वेंट के मोल्स के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिपेंड ओनली ऑन, एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके चलिए। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल एडेड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करते। आपने ग्लूकोज 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, आपने 1 मोल यूरिया ऐड कर दिया, अब मतलब है इनका इससे आपने कितना मोल ऐड कर दिया। तो इसका आपने 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, इसमें आपने 1 मोल यूरिया ऐड कर दिया, कुछ प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेंज होंगी, कुछ प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। तो वो प्रॉपर्टीज जो खाली इस चीज पे डिपेंड करेंगी कि आपने कितने मोल सॉल्यूट के ऐड कर दिए एंड विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मोल्स एडेड, तो उन प्रॉपर्टीज को हम बच्चे नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। So colligative properties are those properties which only depend upon number of moles of solute you added in the solvent या solution and is independent upon the nature कि आपने type of solvent, type of solute आपने कैसा ऐड कर दिया। आप समझ रहे हो ना, खाली डिपेंड करेगा इस पे। तो certain properties of a dilute solution containing non-volatile solute depends only upon the moles of non-volatile added and is independent upon the nature of non-volatile solute added, है ना। These properties are called as colligative properties, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज, उनमें से उन कुछ प्रॉपर्टीज में से क्या होगा, ध्यान से समझना। हाँ, अगर आप यहाँ पे मोल्स चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 मोल के बदले में 2 मोल ऐड कर दिए, तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। बट अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट चेंजिंग द मोल्स, आपने यहाँ 1 मोल और यहाँ 1 मोल लिया, तो इसका जो कुछ प्रॉपर्टी होगा, मान लीजिए इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इनिशियली होगी, इसका मान लीजिए CP1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी 1 है, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी 2 सेकंड, इसका जो CP है वो चेंज नहीं होगा, उसका जो अपना CP1 है वो चेंज नहीं होगा, ये भी सेम अपने आप में। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने मोल सेम ऐड कर दिए। और इनमें से ही कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है, पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है, ये समझना, समझिए आप। तो इसका जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ, आप ऐसे इसको नोट कर सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, हम लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन एडिड, शबाश, ऑन एडिंग ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड, है ना। वेपर प्रेशर खाली डिपेंड करेगा किस पे, सॉल्यूट कितना ऐड किया आपने। आप समझ रहे हो ना कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, जो अपने ग्राउंड फॉर्म में वेपर्स नहीं बनाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, वो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास पहले जो प्योर सॉल्वेंट है, मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा पी नॉट, मैंने लिखा पी नॉट इज, लेट पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, लेट पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। एंड जैसे आपने अब सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब ये सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ सॉल्यूशन में, एंड जो पीएस है, पीएस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जरूरी बात है ये जो पीएस होगा वो पी नॉट से कम होगा। क्यों कम होगा, पी नॉट पीएस से कम होगा, सॉरी पीएस पी नॉट से कम होगा, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। क्यों होगा, बिकॉज एज यू नो कि टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जिसको आप पीटी लिख रहे थे, दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना। इसको आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो पीएस है वो पी नॉट से कम है। देखिए पहली बात तो इसमें मैंने 2 कंपोनेंट्स लिए, एक तो सॉल्यूट लिया और दूसरा सॉल्वेंट लिया।
अगर ये सोल्यूट है, मान लीजिए ये सोल्यूट है, अब मैंने इसको लिखा पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर बी सोल्यूट है तो पहली बात तो है कि ये पी बी नॉट तो जीरो होगा, बिकॉज सोल्यूट जो है ये नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा सेगमेंट हो जाएगा जीरो, पी बी नॉट जीरो हो जाएगा। अब एक्स ए इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट है, ए अगर सॉल्वेंट है यहां मैं लिख सकता हूं ए सॉल्वेंट, और जो बी है बी सोल्यूट होगा, है ना। तो बी का जो पीबी नॉट होगा वो जीरो होगा, बिकॉज बी इसका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबली जीरो होता है। और ये एक्स ए जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, तो एक्स ए जो है इसके तो कुछ ना कुछ मोल्स होंगे। मान लीजिए हमने लिखा, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि इसका कुछ भी मोल्स, मोल फ्रैक्शन मान लीजिए 0.6 है, तो बात तो यहां से पता चल रही है, अगर ये 0.6 है तो इस पी ए नॉट, इसका मतलब ये है कि ये जो पी टोटल है ये बराबर होना चाहिए पी ए नॉट एक्स ए के। अब एक्स ए 1 से कम, ये एक्स ए जो है ये 1 से कम है, इसका मतलब ये है कि पी ए नॉट को ज्यादा बनना पड़ेगा पी एस से, सच दैट कि इस इक्वेशन को फॉलो करें। मतलब ये है कि अगर ये एक्स ए 1 होता तो तब मैं बोलता कि पी ए नॉट पी एस के बराबर, लेकिन ये एक्स 1 से कम, इसका मतलब पी ए नॉट को पी एस से ज्यादा बनना पड़ेगा। सपोज ये 0.5 मैंने बोला, अगर ये 0.5 है तो इसको बनना कितना पड़ेगा, इसको तो बढ़ना पड़ेगा सच दैट कि ये पी एस के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये है कि यहां से आपको साफ पता चल रहा है कि पी एस जो है ये पी ए नॉट से कम है, या मैं ये बोल सकता हूं कि पी ए नॉट पी एस से ज्यादा है, ठीक है ना। यहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं यहां से, देखिए तो अब जितना भी लॉवरिंग होगा ना वेपर प्रेशर में, मतलब कम होगा वेपर प्रेशर, कम कितना होगा, कहां से कम हो सकता है, पहले कितना था, पहले था मैं ये वाला सेगमेंट हटा रहा हूं, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को हटा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड में अगर हम लिख के रखेंगे, चलिए यहीं पे लिख के रखते हैं, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी, सिंस बी इज नॉन वोलेटाइल तो ये जीरो है, इसका मतलब ये पी एस को होना पड़ेगा कम किससे, पी ए नॉट से, ठीक है ना, बिकॉज एक्स ए 1 से कम होगा, क्योंकि एक्स बी के भी कुछ ना कुछ मोल्स तो होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब जो लॉवरिंग होगा वेपर प्रेशर में, मतलब वेपर प्रेशर जो गिर जाएगा किसकी वजह से, पहले आप मानते हो कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिकॉज पहले अगर वेपर प्रेशर एक्स पी नॉट है तो अब जैसे आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, आप वो वाला सब्सटेंस ऐड कर रहे हो जिसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम है, उनकी नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पी एस है, ये जो पी नॉट है, पी नॉट इज द वेपर इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में, माइनस पी एस, दिस इज कॉल्ड एज lowering in vapor pressure, that will be equal to the vapor pressure of a solution containing, अब ये सोल्यूशन आ गया ना, तो इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट माइनस पी एस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू द, ओके यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे फाइनली मतलब तो सेम होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज अगर बी सोल्यूट है तो पी नॉट माइनस पी एस विल बी इक्वल टू एक्स बी, बिकॉज जो लॉवरिंग होगा पी नॉट माइनस पी एस विल बी कॉल्ड एज लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, इनिशियली कितना था पी नॉट होगा, व्हाट इज पी नॉट, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, P naught is the vapor pressure of a component that is solvent in pure form, तो P naught that will be equal to, वो बराबर होगा किसके बराबर, अगर ऐसा लिखा जाएगा this will be equal to P naught minus PS divided by P naught, this will be called as relative lowering, relative lowering in vapor pressure। P naught में खाली P naught minus PS लिखा है तो that is called as lowering, and P naught माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर। इस सब को हम आराम से यहां से भी कर सकते हैं, इट कैन बी, दिस कैलकुलेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम रॉल्स लॉ, दैट इज पी टोटल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। सिंस पी बी नॉट इज जीरो तो ये पूरा का पूरा पी बी नॉट एक्स बी जीरो बन गया, तो ये पी टोटल किसके बना, पी ए नॉट एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है किसके बराबर,
XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन का सम बराबर 1, तो XA को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XB, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट, दिस विल बी PA नॉट माइनस PA नॉट XB, ठीक है। तो इसको आगे लेके जाते हैं, P टोटल दिस विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू PA नॉट XB, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस P टोटल, ठीक है ना। और ये PA नॉट हटाएंगे तो XB किसके बराबर बनेगा, दैट्स PA नॉट माइनस P टोटल डिवाइड बाय शाबाश PA नॉट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, रॉल्स लॉ से भी ये डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। बात तो सेम है ना। यहाँ मैंने P टोटल को, P टोटल है ना टोटल प्रेशर, तो दैट इज एक्चुअली टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर। यहाँ मैंने PA नॉट लिखा वेपर प्रेशर ऑफ A, दैट इज जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है P नॉट से, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हो, रॉल्स लॉ से भी इसको आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस XB को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B को कैसे लिख सकते हैं, तो इस मोल फ्रैक्शन ऑफ B को हम लिखेंगे ऐसा, देखिए P नॉट, दिस विल बी इक्वल टू P नॉट, मैं खाली P नॉट लिख रहा हूं, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट, दैट विल बी इक्वल टू X मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर, ये बराबर आ जाएगा P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इस देखिए इस डेटा में तो सारा का सारा एग्जैक्ट है, इसमें हमने कुछ भी यहाँ पे एजम्पशन नहीं किया, कोई भी अप्रोक्सीमेशन हमने नहीं किया, ये सारा का सारा डेटा एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट। इवन कि आप इसको आगे भी लेके जा सकते हो, चलिए पहले आगे लेके जाएंगे, इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो, ध्यान दीजिए आप, यहाँ इसको आप आगे लेके जा सकते हैं ऐसे, P नॉट माइनस PS, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी इसका, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको फर्दर लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां भी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं की, ये बिल्कुल आपका जो जितना भी सारा वैल्यू है, ये सारा का सारा वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, दिस विल बी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो आपको एग्जैक्ट देगा। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा करूं, अगर मैं कुछ इस तरह से इस P नॉट माइनस PS को कुछ इस तरह से लिख दूं, इसको जरा आप रिवर्स कर दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P नॉट डिवाइड बाई P नॉट माइनस PS, दैट विल बी इक्वल टू N प्लस N डिवाइड बाई स्मॉल n, इसको दोनों साइड से -1 कर दो तो ये बनेगा P नॉट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा कुछ इस तरह से, आपको कंफ्यूज किया जाएगा जहां पे हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना, -1 कर दो तो ये बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू P नॉट माइनस क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए P नॉट प्लस PS डिवाइड बाई P नॉट माइनस PS, दैट विल बी इक्वल टू, इसको कर दो तो N प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाई स्मॉल n, ठीक है ना। तो ये और ये तो चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, हाँ ये चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू PS डिवाइड बाई P नॉट माइनस PS, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n, है ना। तो इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करने पे आ जाएगा P नॉट। देखिए लग रहा है कि सेम फार्मूला है जैसे हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में किया था, ये रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, आप देखिए N डिवाइड बाई कैपिटल N। अरे सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, बस प्लस माइनस को इधर उधर करके, ध्यान से सुनिए। इस कैलकुलेशन, इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, इसको मैं नाम रख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, सपोज मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट रख दिया, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां लिखा है P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट, यहां लिखा है P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई PS, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो है ना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन देख लो आप, यहां लिखा है P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट, यानी कि ये जो रिलेटिव आप देख रहे हो, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्योर कंपोनेंट, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, और यहां क्या लिख रहे हो, डिवाइड बाई PS, दिस इज नॉट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पहला इक्वेशन जो है, चलिए इसको मैं इक्वेशन, मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम रख दिया, इसको हम नाम रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको मैं नाम रख रहा हूं इक्वेशन A, और दूसरे वाले को हम नाम रखेंगे इक्वेशन B। इक्वेशन A इज द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, while as equation B is
नॉट द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। दैट इज जस्ट एन इक्वेशन जिसको आप विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसको आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फर्दर कैलकुलेशन इसमें चाहिए तो वो हम ऐसे कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रख दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिखेंगे, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इधर चला जाएगा मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब अगर इसको मोलैलिटी में लेके आना है तो आप चाहो इसको 1000 से मल्टीपल कर सकते हो, इधर 1000 से डिवाइड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू आपका आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीपल बाय 1000, दिस विल बी मोलैलिटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो आंसर आया दैट विल बी पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस, दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं मोलैलिटी मल्टीपल बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ये आपका इक्वेशन। मगर मेरे भाई यहाँ पे जो मैंने लिखा एग्जैक्ट मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए कोई भी इसमें नो अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड। ये मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा, मैंने कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं किया, मैंने कुछ ऐसे अजम्पशन नहीं किया कि कंसिडर करते हैं कि ये सोल्यूशन ऐसा है वैसा है। फिलहाल के लिए हमारे पास जो भी है वो डेटा ये है, लेकिन इस डेटा को एज आपके पास फार्मूला है, फार्मूला तो आपके पास ये भी है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। अगर इसको देख लेते हैं यहाँ, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई, यहां से एज अपने पास पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट है, ये बराबर है एक्स बी के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ टोटल मोल्स। अगर मैं करूंगा यहाँ कंसिडर इट एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर मैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहा हूं, मतलब मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिकॉज जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनकी वैलिडिटी, हाँ ये बोल सकते हैं कि इनकी वैलिडिटी काफी हद तक है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होने लगेगा अब सॉल्यूट के मोल्स भी आने लगेंगे, उसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। मतलब बात यह है कि अगर आप सॉल्यूशन को जितना ज्यादा डाइल्यूट रख दो बेहतर है, उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिडिटी रखते हैं। जैसे जैसे आपने डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आने लगे सॉल्यूशन के अंदर, तो वो भी अपना इफेक्ट शो करते हैं और उसकी वजह से कंसंट्रेशन टर्म्स का जो वैल्यू है वो भी चेंज होता है ना। तो इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन पे इनकी वैलिडिटी काफी हद तक होती है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो काफी ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। इवन के हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तकरीबन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के ही बराबर। वी आर अप्रोक्सीमेटिंग द टर्म्स, दैट मींस कि यहाँ पे n प्लस n के बदले में मैंने खाली n लिखा, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे जो वैल्यू लगाऊंगा वो होगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आएगा वो इस टाइप का आएगा कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रख दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या रख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर चला जाएगा मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको भी 1000 से मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं, 1000 से मल्टीपल कर दो और डिवाइड कर दो, और ये वाला वैल्यू आपका फिर से बनेगा कितना, ये वाला वैल्यू आपको फिर से देगा। तो दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीपल बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप समझिए दोनों की फार्मूला सेम लग रही है ना, दोनों की फार्मूला सेम, लेकिन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये इट इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन। ये हमने अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशंस की है, अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशंस की है, वहां पे हमारा सारा का सारा एग्जैक्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो यहां पे भी आप मोलैलिटी तो पता होगा, मोलैलिटी दिया जाएगा, या वेट, मोलैलिटी में आपको नंबर ऑफ मोल से आगे, इस नंबर ऑफ मोल से आगे भी ले सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है, नीचे है मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ मल्टीपल में है क्या, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहाँ है मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो ना, छोटी छोटी चीजें हैं, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। तो ये टर्म असल में मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखो कि पिछली वाली इक्वेशन लग रही है सेम है, P naught minus PS, that is lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering in vapor pressure is, है ना। तो relative lowering of vapor pressure colligative property है, lowering in vapor pressure colligative property नहीं है। अच्छा, P naught minus PS डिवाइड बाई PS, और यहाँ क्या है, यहाँ है P naught minus PS डिवाइड बाई P naught।
फर्क इतना है कि वहां डिवाइड में पीएस है और ये पी नॉट है। ये रिलेटिव लवरिंग, दिस इज रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो रिलेटिव लवरिंग, वो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। असल में हम यहाँ रिलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो बाकी की जितनी भी सारी बातें होंगी कल हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।